हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ब्लॉग। तो हम लोग एक नए सेशन के साथ इसमें आ रहे हैं। एक तो हमारा वर्ल्ड इंडियन का फॉरेन पॉलिसी चल ही रहा है, जिसमें जहाँ तक मुझसे हो पाता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मे बी उसमें कुछ मिस्टेक हो हो गया हो फैक्चुअल लेवल पे, तो मे बी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं आगे। बट अब हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं। हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर जा रहे हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट वैसे तो आप देखोगे तो हम उसको उससे पहले भी जा सकते हैं। यूरोप के अंदर जो इनलाइटनमेंट होता है, या यूरोपियन जो इटली के अंदर जो इनलाइटनमेंट होता है, फिर उससे पहले भी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन अभी हम उतना नहीं जा रहे, लेकिन हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करें, और इसके पीछे का जो भी यूरोपियन पॉलिटिक्स है उसको देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस चीज़ से आपको एक फॉरेन पॉलिसी को, जो प्रेजेंट में जो फॉरेन पॉलिसी चलता है, या कह सकते हैं एक कंट्री मतलब अभी इसके साथ रिलेशन नहीं है, उसके साथ रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, जो जो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, ये सब तरह का जो कॉन्सेप्ट है। उससे पहले ये तो आप जब तक आप फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री को, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस सब से नहीं समझ पाओगे तब तक नहीं अच्छे से प्रेजेंट में समझ सकते हो। तो ये दोनों चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है। कोल्ड वॉर मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन कोल्ड वॉर को दो तीन चीज़ जो मेन था वो बताने के बाद छोड़ दिए हैं उसको। तो पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस बीच की जो भी घटना है, नाज़ी हो गया, या इधर नाज़ी नाज़ी पार्टी हो गया, या फिर मुसोलिनी हो गया इधर, और इधर हिटलर हो गया, इसके बारे में। यूरोप के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, या न्यू मतलब जो इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म जो स्टार्ट हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया। तो इस सब चीज़ को एक बैकग्राउंड में देखने की ज़रूरत है। फिर जो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है वर्ल्ड में, तो इसको देखने की ज़रूरत है। तो जिससे क्या होगा, प्रेजेंट में आप समझ सकते हैं जो किस तरीके का, जो जैसे कि चाइनीज़ का BR आया है, बोर्ड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उसको यदि आप पीछे हिस्ट्री में जाके आप देखोगे, तो उससे पता चलेगा कि जो भाई किस तरीके से इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ था। तो उसको आप BRI से कंपेयर कर सकते हो, जो किस तरीके का है स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है। या फिर अभी जो US की पॉलिसी है, ठीक, रसिया की जो पॉलिसी है, ठीक। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, पहले बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, इसमें हम एक चीज़ कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा मैप दिखाने की कोशिश करेंगे, वो नेक्स्ट में दिखाएँगे। बट हम आज थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देते हैं। देखिए, 28 जुलाई 1914 को क्या होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी द सर्बिया के विरुद्ध अटैक करते हैं। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, हंगरी वो अटैक करता है किसके ऊपर, सर्बिया पे, ठीक। इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। इसमें दो पावर बनते हैं, एक होता है एलाइड पावर, एलाइड एलाइड एंड या एसोसिएट पावर। इसमें कौन होता है, मैंने होता है फ्रांस, ब्रिटिश और रसिया, रूस होता है, ठीक। ये जो होते हैं ना एलाइड पावर, दूसरी तरफ होता है सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर। अब यदि सेंट्रल पावर में देखोगे, तो ये जो सेंट्रल पावर होते हैं, जो इसमें आ जाता है तुम्हारा ये जर्मनी आ जाता है, टर्की आ जाता है, ये सब आ जाता है सेंट्रल पावर के अंदर, समझ गए। तो फ्रांस, ब्रिटेन और ये रसिया, ये और ये जब था, ये सर्बिया को हेल्प कर रहा था, ठीक। जो एलाइड एंड एसोसिएट पावर है, और जो जर्मन एंड ये टर्की वाला जो पावर है, बुल्गारिया भी था इसमें, ये सब जो हेल्प कर रहा था, वो किसको हेल्प कर रहा था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी को हेल्प कर रहा था। अमेरिकन को देखोगे तो अमेरिकन भी 1900 जो पहले देखो इटली, देखो इटली जो है वो 1915 में जाके ये एलाइड पावर के साथ एसोसिएट हो गया, मतलब फ्रांस ब्रिटेन को ही हेल्प करने के लिए आ गया था, ठीक। सेंट्रल पावर, फिर अमेरिकन भी इसको हेल्प करने के लिए आ गया था। रसिया अगर देखो तो 1917 में रसिया जो है वहाँ पे बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है रसिया के अंदर, तो रसिया इसमें बाहर चला जाता है, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये टर्की मेन केवल ये सेंट्रल पावर थे। नवंबर 1918 में जर्मनी के बिना, नवंबर 1918 में देखोगे, नवंबर
1918 में जाके जर्मनी ने बिना किसी शर्त का जब उसने सरेंडर कर दिया, तब जाके ये खत्म हुआ। तो दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल थिंग, ये भाई एलाइड एंड एसोसिएशन में कौन कौन था और सेंट्रल पावर के अंदर कौन था। ठीक है, अब हम इस सब के पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं। जब बैकग्राउंड आप देखोगे तो यूरोप को पहले फ्रैंको पर्शियन वॉर से पहले देखो, फ्रैंको पर्शियन वॉर, जो फ्रैंको पर्शियन वॉर है ये 1870-71 में कभी प्रसा, पहले क्या था, फ्रांस था और प्रसा था। प्रसा 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 मतलब क्या हो गया कि जो आपका जर्मनी अभी दिख रहा है ना, वो जर्मनी में इस तरह से एक मान लीजिए कि ये प्रसा है, एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसके बाद बहुत छोटे छोटे स्टेट थे। ठीक, छोटे छोटे स्टेट, तो अभी मतलब जर्मनी यूनिफाई नहीं हुआ था, एक जर्मन स्टेट नहीं बना था। तो प्रसा जो था वो एक बड़ा स्टेट था इसके अंदर, बाद में बिस्मार्क के टाइम में आके हो गया। तो मतलब यूरोप फ्रैंको पर्शियन वॉर से पहले जो यूरोप है उसको बारे में थोड़ा सा देखने की जरूरत है। मतलब यूरोप के बारे में देखो। अब देखो, यदि देखोगे तो यूरोप में पहले जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया किसका था, ब्रिटिश का कॉलोनी था। ठीक, समझ गए, और ब्रिटिश का कॉलोनी था। ठीक, उसके बाद यदि देखोगे यूएसए को, यदि देखोगे तो यूएसए जो था, एक बहुत बड़ा इसमें चेंज आया था उस टाइम कि यूएसए का 13 कॉलोनी मिलकर एक स्टेट बना लिया था भाई यूएसए। ठीक, बना लिया था। यूएसए पहले किसका कॉलोनी था, ब्रिटिश का कॉलोनी था। तो ब्रिटिश को 1773-76 में जाके इसको बाहर कर दिया था, 1776 में जाके बाहर कर दिया। और ब्रिटिश जो जॉर्ज वाशिंगटन था, जिसको लीडरशिप में, जो जॉर्ज वाशिंगटन एक आर्मी को खड़ा किया, इससे ब्रिटिश को बाहर निकाल दिया था। 1787 में जाके उस संविधान को एक संयुक्त राज्य, 1787 में जाके यूएसए बना था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और ये था, उसके साथ साथ यूएसए ने एक मुनरो डॉक्ट्रिन लेके आया था 1789 में। मोनो डॉक्टर लेकर आया था, उसमें उसने बोल दिया था जो भाई यूरोप के ये जितने भी है ना, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई हमें दिखने नहीं चाहिए, ये बोल दिया था। मोनो डॉक्टर लेके एक आया था, बोल दिया था भाई हमें इसमें देखना नहीं चाहिए, यूरोपियन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई नहीं देखना चाहिए। तो यूएसए इस तरीके का था, समझ गए। उससे पहले यदि आप देखोगे तो 18वीं सदी में क्या हुआ था कि भाई जो जेम्स वाट था, उसने भाप इंजन जो कहते हैं उसका आविष्कार कर लिया था। जेम्स वाट भाप इंजन, एक मानी सीधा इंजन का विकास कर लिया जो पानी से उसको चल सकता था। तो ये कह सकते हैं जो इसके तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो भाई इसके लिए क्या की जरूरत थी, एक तो मार्केट की जरूरत थी, दूसरा क्या, रॉ मटेरियल की जरूरत थी, तीसरा क्या भाई, लेबर की जरूरत थी। ठीक, लेबर की जरूरत थी, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी आ रहा है तो मार्केट, तो ये चीज़ स्टार्ट हो गया था इस टाइम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद यदि देखोगे तो जो पोलैंड जो था, हम फ्रैंको पर्शियन वॉर से पहले देखा था, और 70-71 से पहले की बात की जा रही है अभी, बिफोर, इससे पहले पोलैंड जो था, उस पोलैंड कहाँ था, ये देखिए यूरोप का आप मैप जब देखोगे, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रांस, यहाँ पे हो गया फ्रांस। ठीक है, इधर यदि आप देखोगे तो इधर आता है आपका कौन है, ये हो गया पोर्चुगल, ये हो गया स्पेन, ये हो गया आपका फ्रांस, समझ गए। और इधर आता है आपका थोड़ा सा छोटा छोटा कंट्री आता है, यहाँ पे नीदरलैंड ये सब आता है, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये सब कंट्री आता है। यहाँ पे डेनमार्क होता है। ठीक, ये डेनमार्क होता है। ये आपका क्या हो गया, जर्मनी, आज के टाइम में जर्मनी हो गया। और ये होता है पोलैंड, ये पोलैंड होता है। ये इधर के बाद ईस्टर्न यूरोप होता है। और ऑस्ट्रिया हंगरी भी था इसके बीच में, ऑस्ट्रिया हंगरी उस टाइम बहुत बड़ा था। इधर आपका नीचे इटली आता है। ये आई थिंक यूरोप का मैप है, इधर ऑस्ट्रिया हंगरी था। तो उस टाइम क्या हुआ था, अभी तो जर्मनी अभी इस टाइम दिख रहा है, पहले ऐसा ही जर्मनी था छोटा, और ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत बड़ा उस टाइम का स्टेट था। तो पोलैंड को क्या किया जर्मनी ने, मतलब पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया हंगरी और रसिया, ये तीनों मिलके इसको बांट लिए, बोला कि भाई पोलैंड है ही नहीं, ये तीनों बांट लिए अपने में भाई पोलैंड को। तो पोलैंड 1772 में जाके रूस और ये जो प्रसा था, ये दोनों मिलके बांट लिए। तो जो बैलेंस ऑफ पावर था, ऑस्ट्रिया ने
पोलैंड के गैलिशिया जो उसका प्रोविंस था उसको छीन लिया। और 1792 में पोलैंड के जो कुछ भी पार्ट बचा हुआ था 1792 में जाके फिर रसिया ने उसको अपने में मिला लिया गया। तो 1783 तक, मतलब 1783 में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, जो 1783 की टाइम है उसमें आप देखोगे रसिया, प्रसिया और प्रसा एंड ऑस्ट्रिया, ये तीनों मिलकर पोलैंड को खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो बिफोर हम देख रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसका जब 19वीं सेंचुरी स्टार्ट होता है तो 19वीं सेंचुरी में दो चीज सामने आया था। एक तो नेशनलिज्म, नेशनलिज्म आया था। नेशनलिज्म क्यों आया था? क्योंकि 1789 में आप देखोगे जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हो गया था, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में जो बात निकल के आई थी उससे नेशनलिज्म बढ़ रहा था। नेशनलिज्म आया था। दूसरा इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म आया था। इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म आया था बिकॉज ऑफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तो इससे इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हो गया था। समझ गए? और तीसरा जो था बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता था यूरोप के अंदर उस टाइम, कि भाई कोई यदि ताकतवर हो रहा है तो उसको बाकी मिलकर उसको ताकत को कम करो, जो भाई कोई बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, सब एक बैलेंस में रहे। तीन चीज उभर के उस टाइम आया था। एक हो गया नेशनलिज्म, उसके बाद इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म और बैलेंस ऑफ पावर। नेशनलिज्म में देखोगे तो यहाँ पे जाके हाइपर नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था। हाइपर नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था, मतलब उग्र राष्ट्रवाद, इस तरह की बात स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और इस सब से निकल के इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म, इसके पीछे इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म के पीछे देखोगे क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की जरूरत होती थी। कैपिटलिज्म का बोलबाला स्टार्ट हो गया था। ठीक, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। ठीक है, और नेशनलिज्म एक तरफ था, दूसरा बैलेंस ऑफ पावर एक तरफ था। तो इस तरह का चीज यूरोप के अंदर हो गया था। यूरोप में एक चीज था कि भाई कोई सा भी कोई ताकतवर हो जाता तो भाई बाकी उसको बर्दाश्त नहीं करता, भाई उसको कम करो। मान लीजिए पर्सिया यदि स्ट्रांग हो गया, पर्सिया की नेवी स्ट्रांग हो गया, तो ब्रिटेन है वो देखना नहीं चाहता, क्योंकि नेवी ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी वो नेवी पे ही टिकी थी। तो वो बोलता भाई पर्सिया को, इसको कमजोर करना जरूरी है। यदि फ्रांस स्ट्रांग हो जाता तो फिर ब्रिटेन इसके साथ, जर्मनी के साथ मिलकर फ्रांस को कमजोर करेगा। यदि ऑस्ट्रिया हंगरी स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर जो पर्सिया है वो रसिया के साथ मिलकर इसको कमजोर करेंगे। ठीक, यदि तो ये पूरा खेल यूरोप के अंदर चल रहा था उस टाइम। समझ गए? अब देखो यूरोप के जो डिप्लोमेसी है, मतलब देखोगे यूरोप के अंदर तो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 के अंदर। एक वियना कांग्रेस हुआ था। वियना कांग्रेस क्यों हुआ था वो हम आपको बताते हैं। वियना कांग्रेस होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन सबसे पहले है नेपोलियन। जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई और फ्रांस की जो रेवोल्यूशंस के बाद फिर उसमें मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया उस स्टेट को, उसमें चेंज होता रहा। वाल्टियर आया, उसके बाद बहुत आते गए उसको उसमें वहाँ पे रोबेस्पियर आया, वाल्टियर, ये सब जितने भी थे सब आए, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तब फिर बाद में जाकर नेपोलियन ने फ्रांस को अपने हैंड ओवर में लिया और फिर नेपोलियन फ्रांस का एक तरीके से मालिक बन गया, कह सकते। तो एक तरीके से वो क्या, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी, इस सब बात की बात हुई थी, लेकिन नेपोलियन जब इसको कंट्रोल कर लिया तो ये सब बात पीछे रह गया था। लेकिन जो आइडिया निकल के आया था फ्रांस के रेवोल्यूशन से वो तो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था ना। इवन द अमेरिकन जो फ्रीडम मिला था, इसे फ्रांस का रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ये इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सब चीज़ तो फैल गया था। तो नेशनलिज्म इस आइडिया के थ्रू, जो इक्वलिटी, फर्टिनिटी, लिबर्टी, ये सब आइडिया के थ्रू ये तो यूरोप में फैल गया था। लेकिन इवन फ्रांस को देखोगे तो नेपोलियन इसको कंट्रोल कर लिया था, फ्रांस को। समझ गए? और नेपोलियन कंट्रोल करने के बाद नेपोलियन बोला था भाई अब यूरोप में कोई कुछ नहीं है, नेपोलियन ही अब राज करेगा। तो यूरोप में वो क्या किया, स्टार्ट किया, इन्वेजन स्टार्ट किया, जितने कंट्री थे सबको अपने अंदर लेने का कोशिश स्टार्ट कर दिया था। समझ गए? इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि नेपोलियन के आने के बाद ही क्या होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है। ये सब आने के बाद तो अब देखो, तो 1815 में क्या होता है, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या होता है कि जो नेपोलियन यूरोपियन पूरे जो इक्वेशंस था उसको खत्म कर दिया था। जितने भी एरिस्टोक्रेट थे या जितने भी मतलब कह सकते हो एक तरीके से जो कंट्रोल कर रखे थे, बड़े बड़े राजा थे, उस सबको खत्म कर दिया था और बैलेंस बिगाड़ दिया था नेपोलियन ने। राष्ट्रवाद के
एक तरफ से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, दूसरा नेपोलियन ने अपना चाल से पूरे यूरोप को अपने अंदर में कंट्रोल में लेने की कोशिश की। तो उससे क्या हो गया, जो राजा थे पहले, बड़े बड़े राजा थे जो ऑस्ट्रिया हंगरी के थे या इटली में थे, इटली के अंदर थे या फ्रांस के अंदर थे या प्रसाद जितने भी थे, सब देख रहा था भाई नेपोलियन ने तो सब कुछ को खत्म कर दिया, हम लोगों की जो मोनोपोली थी स्टेट के ऊपर वो सब तो खत्म हो गया। तो इसीलिए नेपोलियन खत्म हो गया था वाटरलू में, नेपोलियन 1815 में वाटरलू में खत्म हो गया। ठीक है, तो अब भाई जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, जो हमारे पुराना राजतंत्र था, उसको हमें कायम करने की जरूरत है। और जिस तरीके से नेपोलियन ने पूरे बाउंड्री को बदल दिया है, चेंज कर दिया, जब नेपोलियन किसी स्टेट को अपने अंदर, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पर जब नेपोलियन ने अटैक किया था, तो एक रोबोफेल्मिया का ट्रीटी किया था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है, एक ट्रीटी किया था जिस ट्रीटी में उसने एल्प्स रिपब्लिक बनाया था, रिपब्लिक बनाया था। एल्प्स रिपब्लिक क्या था, इटली को बनने से पहले एल्प्स रिपब्लिक बनाया था। तो उससे क्या होगा, जो इटली 200 टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है, नहीं इटली 38 टुकड़ों में बटा हुआ था, उससे एक स्टेट बना दिया था। तो जो पहले छोटा छोटा स्टेट था, छोटे छोटे राजा थे, ठीक, उसके कंट्रोल में था, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया था, इस सबको एक एल्प्स रिपब्लिक बना दिया था। तो जो इस यहाँ के राजा थे उसका खत्म हो गया था, राजशाही उसको खत्म हो गया था। तो जब नेपोलियन हार गया तो सब इकट्ठा हुए इसमें वियना कांग्रेस में, बोला कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसको कायम रखेंगे, और जिस जिस तरीके की जैसे कि एल्प्स रिपब्लिक है, इस तरह का ये सब चीज़ बना रखा है, तो उसको अब हटाएंगे, जो पहले वाली व्यवस्था थी उसी को लेके आएंगे, सब अपने अपने एरिया को कंट्रोल करेगा। तो ये हुआ था वियना कांग्रेस हुआ था, समझ गए। तो जब ये देखोगे, जो वियना कांग्रेस में सबसे जो मेन लीडर थे वो थे, आप देखोगे तो रसिया की तरफ से जो थे, रसिया की तरफ से वो थे एलेक्जेंडर। फ्रांस की तरफ से देखोगे तो लुई 18 एलेक्जेंडर, रसिया की तरफ से एलेक्जेंडर थे, एलेक्जेंडर, ठीक। फ्रांस की तरफ से लुई 18 थे, ठीक, लुई 18 थे, समझ गए। उसके बाद यदि देखोगे ब्रिटेन की तरफ से देखो ड्यूक था, ड्यूक, ड्यूक वेलिंगटन के ड्यूक कैसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, मेटरनिक का बहुत ज़्यादा रोल था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, मेटरनिक, ये रोल था। ये सारे लीडर मिलके फिर वो वियना कांग्रेस में जाके पुरानी वाली व्यवस्था लेकर लेके चले आए थे, समझ गए। अब हम इससे आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट में किस तरीके से वियना कांग्रेस के बाद किस तरीके से फिर बहुत कुछ चेंज हुआ, और फिर आगे क्या होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।